स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे डे 23 डेली प्री क्विज़ के आंसर्स। तो पहला जो प्रश्न दिया गया था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 9वीं के छात्र छात्राओं को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का निर्णय लिया है। किस राज्य ने 9वीं के छात्र छात्राओं को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का निर्णय लिया है एवं उनके सिलेबस में उसको शामिल किया है। तो हमारे ऑप्शंस में पहला ऑप्शन दिया है हरियाणा, दूसरा दिया गया है छत्तीसगढ़ और तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश दिया गया है। इन चारों राज्यों में हमें बताना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो इन चारों राज्यों में से हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके पहले भी 2 राज्य ऐसा निर्णय ले चुके हैं गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने एवं स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया जा चुका है। तो वो कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है गुजरात जिसने स्कूली पाठ्यक्रमों में गीता के सिलेबस को शामिल किया है, और दूसरा है कर्नाटक। तो ये अन्य दो राज्य हैं जिन्होंने गीता को पढ़ाने का निर्णय लिया है एवं स्कूली पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने का भी निर्णय लिया है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है 2022 में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में कौन बना है। ये पुरस्कार किसे दिया गया है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है हरमनप्रीत सिंह, और दूसरा दिया गया बजरंग पूनिया, तीसरा नीरज चोपड़ा और चौथा किदम्बी श्रीकांत दिया गया है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा, किसे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में दिया गया है। तो वो है नीरज चोपड़ा जी को क्या दिया गया है? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर दिया गया है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड 2021 में मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिला है और पद्मश्री 2022 में दिया गया है। इससे पहले भी इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो नीरज चोपड़ा जो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक कर जो उन्होंने इतिहास रचा है, तो उनका भाला फेंक कितने मीटर था? तो 87.58 मीटर, इतनी दूरी पर उन्होंने भाला फेंका था। दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में तो नीरज चोपड़ा जी को मिला है, लेकिन महिला वर्ग में किसे दिया गया है? तो महिला वर्ग में दिया गया है मीराबाई चानू जी को। मीराबाई चानू जो है वो भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी है। इन्होंने भी 2021 के टोक्यो ओलंपिक में 49 केजी भार वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता है। तो ये हमारा होता है दूसरा क्वेश्चन और इसका अन्य तथ्य। और तीसरे में हम चलेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी। तीसरा हमारा दिया गया है नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अजय कोचर, विनीत महाजन, सूरज सिन्हा और इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो नए कमांडेंट बने हैं वो हैं अजय कोचर हमारा सही आंसर होगा। अजय कोचर नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट बने हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। इसमें वायुसेना, थल सेना एवं नौसेना के कमांडेंट का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे, मधुमक्खी मोम उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, है ना। मधुमक्खी मोम उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, किस बोर्ड ने ये आयोजित करवाया था? तो पहला हमारा दिया गया है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, दूसरा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और तीसरा है नीति आयोग और चौथा हमारा दिए गए दोनों ने ही मतलब राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और डेयरी विकास बोर्ड दोनों ने मिलकर कराया था। तो यही हमारा ऑप्शन सही है, डी नंबर सही है। दोनों ने मिलकर इसका आयोजन कराया था। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया था? फास्टर सॉफ्टवेयर, तो हमें सॉफ्टवेयर का नाम याद रखने के फास्टर जो सॉफ्टवेयर है वो अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए उसकी ई कॉपी, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, उसको
उसको प्रसारित करने के लिए ऐसा किया गया था। तो उसमें हमने CGI के नाम दिए गए हैं। तो पहला है NV रमन्ना, दूसरा है शरद बोबड़े, तीसरा है रंजन गोगोई और चौथा है न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी। तो फास्टर जो सॉफ्टवेयर है उनकी शुरुआत है, उसकी लॉन्च NV रमन्ना द्वारा किया गया था। NV रमन्ना द्वारा फास्टर सॉफ्टवेयर को। तो ये हमारा होता है 5वां क्वेश्चन का उत्तर। अब हम चलेंगे छठवें क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है कि असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो पहला जो हमें कथन दिया गया है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो हाँ, ये बात सही है, वो प्रथम स्थान पर है और प्रतिशत में 13वां स्थान रखता है। प्रतिशत में 13वां स्थान रखता है, ये बात बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति फिल्म उत्सव का आयोजन 2002 से प्रारंभ हुआ। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जनजाति फिल्म उत्सव का आयोजन वर्ष 2000 से किया जा रहा है। तीसरा दिया गया है कि ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में स्थित है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। और केंद्रीय इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है, जिसकी स्थापना 2008 में कराई गई थी। ये तथ्य भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही ऑप्शन होता है उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। दीदी वाहन सेवा योजना के संबंध में असत्य कथन का हमें चयन करना है। दीदी वाहन सेवा योजना, तो पहला हमारा दिया गया है, इसकी शुरुआत 2020 से की गई, झाबुआ जिले में शुरू किया गया। तो ये 2020 इसकी शुरुआत 2020 से की गई, ये बात बिल्कुल सही है। झाबुआ जिले में शुरू किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ग्रामीण महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु ये शुरू किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है कि उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो दीदी वाहन सेवा के बारे में ये तीनों पॉइंट आप याद कर लें और नोट कर लें। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारीय जनजाति का निवास स्थान क्या कहलाता है? भारीय जनजाति का निवास स्थान क्या कहलाता है? हमारे सामने जो ऑप्शन है, पहला है ढाना, दूसरा है कू, तीसरा सहराना और चौथा है टोला। तो भारीय जनजाति जो छिंदवाड़ा जिले में रहती है, लगभग छिंदवाड़ा जिला उसका है, और उसके पातालकोट है, वहाँ ये भारी जनजाति निवास करती है। तो इसके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ढाना। ढाना जो है वो भारी जनजाति का निवास स्थल कहलाता है। और कू जो है वो कू भीलों का निवास स्थल कहलाता है। भीलों का निवास स्थल कू कहलाता है। सहराना जो होता है वो शहरीय जनजाति का निवास स्थल कहलाता है। और बैगा जनजाति का निवास स्थल, टोला जो है वो गोंड जनजाति का निवास स्थल है। टोला किस जनजाति का निवास स्थल है? गोंड जनजाति का निवास स्थल है। तो ये चारों निवास स्थल दिए गए थे अलग अलग जनजातियों के। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ढाना। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें दिए गए असत्य कथन का चयन करें। भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति दोनों होगा कि 10वीं 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। दूसरा है स्वावलंबन योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को सरल किस्तों में ऋण उपलब्ध कराने हेतु दिया जाता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जीवन ज्योति योजना आदिवासी क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु दिया जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब ए, बी और सी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही होते हैं। मधुबन योजना मधुमक्खी पालन हेतु, इसमें जो मधुमक्खी पालन दिया गया है ये गलत होता है। मधुबन योजना मधुमक्खी पालन हेतु नहीं दी जाती है, बल्कि ये डेयरी पालन के लिए दिया जाता है। मधुबन योजना डेयरी पालन हेतु है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10वां जो दिया गया है, द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? द बैगा पुस्तक के लेखक कौन है जो बैगा जनजाति पर लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है हैवलॉक, दूसरा दिया गया है वेरियर एल्विन, तीसरा किंग जेम्स और चौथा दिया गया है टॉमस ब्राउन। तो बैगा जनजाति का जो पुस्तक बैगा पर लिखी गई है द बैगा, उसके लेखक है वेरियर एल्विन द बैगा पुस्तक के लेखक हैं।
11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी जनजाति आप अपने आप को राजपूत मानती है? कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है? तो कोरकू जनजाति ऐसी जनजाति है जो अपने आप को क्या मानती है? राजपूत मानती है, अपने आप को राजपूत मानती है। तो कोरकू जनजाति हमारा सही ऑप्शन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है भीलों पर लिखी गई पुस्तक जो है द भील स्टडी, द भील स्टडी जो भील जनजाति पर लिखी गई है उसके लेखक कौन है? एक पुस्तक जो हमने अभी देखा था कि द बैगा के लेखक कौन है? तो वेरियर एल्विन थे। द बैगा के लेखक वेरियर एल्विन थे। अब बोला कि भील जनजाति पर लिखी गई द भील स्टडी के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन में दिया गया है वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन तो है ही नहीं क्योंकि उन्होंने द बैगा लिखा है। टी.बी. नायर, एन.बी. जोशी और टी.एन. राव। तो हमारा सही ऑप्शन होगा टी.बी. नायर। टी.बी. नायर जो है वो द भील स्टडी पुस्तक के लेखक हैं। हमारा 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़ों का उपयोग करती है? नंदना प्रिंट के कपड़ों का उपयोग करती है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, भील, बैगा, सहरिया एवं कोरकू। भील, बैगा, सहरिया एवं कोरकू, ये 4 ऑप्शन है। तो पहला भील, तो इसका जो सही ऑप्शन है कि भील जनजाति जो है वो नंदना प्रिंट के कपड़ों का उपयोग करती है। नंदना प्रिंट के कपड़ों का उपयोग कौन करती है? भील जनजाति। भील जनजाति का निवास स्थल क्या कहलाता है? कू कहलाता है। अभी जो हमने पहले देखा था कि भील जनजाति का निवास स्थल कू कहलाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में यह जनजाति पाई जाती है। सिडोली प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? सिडोली प्रथा जो है वो मृतक को गाड़ने से संबंधित है। इसका मृतक को दफनाना है ना, इससे संबंधित है। और ये कोरकू जनजाति से संबंधित है। कोरकू जनजाति सिडोली प्रथा उसमें प्रचलित है। अब हम चलते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पर। सरहुल किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? सरहुल किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? हमारे एग्जाम में सीधा नृत्य आ जाता है कि किस जनजाति का नृत्य है। तो इसमें दिया गया है खैरवार, और दूसरा है उरांव जनजाति, पारधी और पनिका जनजाति। तो हमारा सही जो उत्तर है वो उरांव जनजाति है। सरहुल जो नृत्य है वो उरांव एवं मुंडा नहीं, उरांव जनजाति एवं मारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सरहुल जो नृत्य है उरांव एवं मारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अब हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है प्रोजेक्ट उदिता जो 2019 के मेंस में भी ये आया था 3 मार्कर पर। तो ये हमारे यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन भी कवर होते जा रहे हैं लगभग। तो के संबंध में ये प्रोजेक्ट उदिता का संबंध किससे है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहला हमारा दिया गया है स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क औषधि प्रदान करना। दूसरा दिया गया है विशिष्ट आदिवासी और कुपोषणग्रस्त क्षेत्रों में कुपोषण कम करने के लिए। तीसरा हमारा दिया गया है किशोरी बालिकाओं को माहवारी संबंधी स्वच्छता एवं प्रबंधन के बारे में जागरूकता एवं एनीमिया एवं पोषण संबंधी जागरूकता। तो और जो हमारा डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने से संबंधित। तो सही जो हमारा ऑप्शन है वो सी नंबर है, किशोरी बालिकाओं को माहवारी संबंधी स्वच्छता एवं प्रबंधन के बारे में जागरूकता एवं एनीमिया पोषण संबंधी जागरूकता करना है, इससे संबंधित है प्रोजेक्ट उदिता। ये आईसीडीएस द्वारा चलाया जा रहा है और आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रोजेक्ट उदिता का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और 17वां जो क्वेश्चन हमारा दिए गए हैं कि नेकी की दीवार कार्यक्रम से संबंधित कथनों में से असत्य कथन हमको बताना है। तो नेकी की दीवार इसका प्रारंभ 2020 में हुआ, पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया अध्यात्म विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। तीसरा दिया गया उद्देश्य जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता का सामान उपलब्ध कराना, जो जरूरतमंद वर्ग है उनकी आवश्यकता का सामान उपलब्ध कराना, राज्य आनंद संस्थान द्वारा संचालित। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका प्रारंभ 2020 में नहीं जबकि 2021 में किया गया है। इसका प्रारंभ 2020 में ना हो करके 2021 में किया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां कि शंखनाद योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। शंखनाद योजना के संबंध में, शंखनाद योजना पहले तो आपको बता दें कि ये SC/ST से संबंधित है, SC/ST से संबंधित उनके कल्याण के लिए योजना लाई गई थी। तो इसका प्रारंभ होता है 1997 में। ये बिल्कुल सही बात है कि 1997 में शंखनाद योजना का प्रारंभ हुआ था। दूसरा है
क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों की सहभागिता बनाना, कि आदिवासी क्षेत्रों की जो उनकी विकास प्रक्रिया है उसमें विद्यालयों को सहभागी बनाना, ये उसका उद्देश्य था। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। ये गलत बात है, मतलब ये गलत ऑप्शन है कि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा नहीं प्रदान की जाती, जबकि विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है सभी स्तर पर। तो डी नंबर जो हमारा ऑप्शन है कि सभी सत्य है, सॉरी सभी सत्य नहीं है, सी नंबर हमारा ऑप्शन जो होगा वो गलत हो गया है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति कौन सी है? हमारे सामने ऑप्शन है पनिका, सहरिया, उरांव और कोल। तो सर्वाधिक कुपोषित जनजाति जो है वो सारिया जनजाति है। सारिया जनजाति मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में निवास करती है, लगभग श्योपुर इस वाले क्षेत्र में निवास करती है। आदिम जनता, जो हमारा 20वां क्वेश्चन है, आदिम जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? पहला हमारा जो ऑप्शन दिया गया है 1956, दूसरा दिया गया है 1966, तीसरा दिया गया है 1964 और चौथा दिया गया है 1952। तो हमारा जो सही आंसर है कि आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1964 में हुई। 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई। तो ये हमारे आज के डे 23 के होते हैं क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कशन। आपको कई तथ्यों की जानकारी हुई होगी। अब इसी तरह के आंसर आगे भी आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले डे के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ।